डिस्कस कर चुके हैं और सोनेट पे डिस्कस किया जा चुका है, सोनेट पे हम बात कर चुके हैं। तो ओड पे आज हमें बात करनी है। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन। So students, let's start. So ode, this is very important, like sonnet, as sonnet is related to Shakespeare, Milton and Wordsworth. In the same way, ode is also written by John Milton एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन हमारे जो टीजी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें जो हमारे 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, तो अगर हम वहां से देखें तो उनमें से कम 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओड पर काम किया है। वर्ड्सवर्थ ने भी और मिल्टन ने भी कुछ ओड लिखे हैं। तो इन दिस वे सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो ये ओड है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओड, इस ओड की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ध्यान रखिए कि ओड जो है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड बिकॉज ओड की जो ओरिजिन है, ओड का जो इन्वेंशन है वो कहां हुआ था, ग्रीस में हुआ था। आगे उस पे आएंगे हम। और ये ओरिजिन जो हुआ इसका ग्रीस में, तो इसके लिए एक ग्रीक वर्ड है ओइड, या कुछ लोग ओइड को मानते हैं या कुछ लोग एइडिन, AEIDEIN। और इन दोनों का ही जो मीनिंग है वो है टू सिंग और टू चैंट। तो जो ग्रीक वर्ड है, ये ओड क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ओइड या एडीन ऐसा माना जाता है। इनसे इनको इसकी ओरिजिन हुई है, यहां से इसको लिया गया है, जिसका जो मीनिंग है वो क्या है, टू सिंग और टू चैंट। ओके, तो गाइस क्या हुआ कि इस ओड को जिन्होंने इन्वेंट किया उसका नाम था, टेल मी एनीबॉडी ऑफ यू, पिंडार। यस ऑफ कोर्स। तो ये भी ध्यान रखना है, देखो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि बहुत सारी बुक्स में जब हम डीप स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्कियोलॉकस नाम के कोई ग्रीक पोएट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। लेकिन क्वेश्चंस में ऑप्शन में कई बार ये नहीं मिलता है, पिंडार भी मिलते हैं। तो ये बताया जाता है कि पिंडार ने इसको पॉपुलराइज तो किया बहुत, लेकिन जो इन्वेंशन है वो आर्कियोलॉकस ने किया। लेकिन फिर भी ऑप्शन में कई बार ये नहीं मिलता है, मैंने भी देखा है, तो पिंडार ही मिलता है। तो अगर ऑप्शन में पिंडार दिया है तो आप पिंडार को ही टिक करके आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिंडार ये भी एक ग्रीक पोएट थे, he was a Greek poet। लेकिन पिंडार के पहले भी ओड लिखी जाती थी, गाई जाती थी, लेकिन फिर भी पिंडार का नाम ही हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम इसमें मिलता है वो पिंडार का मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि who invented the ode, ओके, और अगर दोनों ऑप्शन दिए, ऐसा होगा नहीं, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको आर्कियोलॉकस को टिक करना है, और अगर वहां पे ऑप्शन आपको पिंडार मिलता है तो फिर आपको पिंडार को टिक करना है, ठीक है ना, क्योंकि पिंडार को ही क्रेडिट किया जाता है इस बात के लिए कि he has invented this form of poetry, means ode। ओके, तो इन दिस वे क्या बात समझ में आई हमारी कि ओड जो है लिरिक की तरह है ना। लिरिक की भी ओरिजिन कहां है, ग्रीक है, ग्रीस है। तो ओड भी ग्रीक ओरिजिन है, ओड की भी जो ओरिजिन है वो क्या है, ग्रीक है। इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके गाइस, ओके। सो
अब नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओट्स। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो नंबर एक बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ओट्स में, तो ओट इज अ लिरिकल स्टैंजा। नंबर वन क्या है? ओट इज अ लिरिकल स्टैंजा। ओके, एंड ये भी ध्यान रखिए कि दूसरी बात जो हम क्या इस पे ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ओड इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लिरिक। ओके, तो ओड इस तरह से क्या है? एक फॉर्म में, तो और कैसी फॉर्म है? ओड इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लिरिक। ये ध्यान रखना है, जितनी भी लिरिक की फॉर्म्स होती हैं, ओड क्या है? उन सब में सबसे लंबी होगी। दैट इज व्हाई ओड इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लिरिक। ओके, नंबर 3, ओड इज रिटन, ठीक है। ओके, किस लिए लिखी जाती थी ओड, या ओड लिखने का मकसद क्या होता था? अगर हम पिंडारी केज में जाए, हम पिंडार के टाइम की बात करें, तो पिंडार की जो ओट होती थी वो क्या कहलाती हैं? विक्ट्री ओट कहलाती है। पिंडार की ओट क्या कहलाती है? विक्ट्री ओट कहलाती है। यानी वो क्या कर रहा था, जो बहुत सारी विक्ट्रीज हो रही थी, लोग जाते थे वहां लड़ते थे, जो गॉड्स होते थे या जो वहां के कोई बहुत करेजियस पीपल होते थे, जो वॉरियर होते थे, वो लड़ने जाते थे, वहां से जब लौट के आते थे तो उनकी प्रेज में जो पोएम लिखी जाती थी, जो कविता की जाती थी, दैट वाज ओड। इन दिस वे ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट ओड इज रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्सन। ओके, किसी पर्सन के और एन इवेंट और ए थिंग, राइट। ओड इज ऑलवेज रिटेन इन द प्रेज ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट और ए थिंग। ये आपको, ये हमें अच्छी तरह से इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या मतलब हुआ? जब ये इसके लिए लिखी जाती है तो ओड इज, ये भी याद रखें आप कि ओड क्या है? ओड इज ऑलवेज in the address form, in address form means a person, a thing, an absent person is always addressed in ode, means ode is always in the form of address. Okay, in the form of, इसको ऐसे लिखें कि ऐसे समझ लें, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस किसका होता था? टू एन एब्स्ट्रैक्ट, ओके, टू एन एब्स्ट्रैक्ट पर्सन या सॉरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई एब्सेंट पर्सन जो वहां है नहीं, ओके ना, वहां वो है नहीं, एब्सेंट है, और उसको क्या किया जा रहा है? एब्सेंट पर्सन और थिंग, सॉरी एब्सेंट पर्सन और थिंग। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्या हुआ? ओड इज ए लिरिकल स्टैंजा, ओके। ओड इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लिरिक। लिरिक जानते हैं आप, लिरिक एक पोएट्री, एक लिटरेरी फॉर्म है लिरिक। ये भी कहां हुई थी? ग्रीस में ही इसकी ओरिजिन हुई थी, बिकॉज इट वाज सung विद अ lyre, that is why it is called lyric. ओके,
सो ये भी ओड भी शुरू में पिंडारिक ओड की हम बात करते हैं तो भी म्यूजिक के साथ ही गाई जाती थी ओड, ठीक है। तो म्यूजिक होता था ओड में उस समय तक। तो इस तरह से ये ध्यान रखिए, चार चीजें हुई। पांचवी चीज ये है कि ओड इज ऑलवेज इन सीरियस फॉर्म, ठीक है ना। ओके, means we can say कि ode is always a serious form of poetry। जो भी कंटेंट होगा ओड में, हम जिस भी कंटेंट की बात कर रहे हैं ओड में, वो कैसी होगी, उसमें एक सीरियसनेस होगा, ठीक है ना, एक डीप रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। क्या होगा, पोएट्री विद a deep reflection, okay guys, you can note। number 6 is कि हमें ये याद रखना है, हमेशा याद रखिए बिल्कुल, कि रिपीटिशन, ठीक है ना। जो रिपीटिशन है वो क्या है, इज ठीक है, इज अ कॉमन एलिमेंट इन एन ओड। किसी भी ओड में ये ध्यान रखिए कि जो रिपीटिशन है वो क्या है, ओड का एक कॉमन एलिमेंट है। रिपीटिशन बार बार हमें मिलेगा। और ये ध्यान रखिए कि जो ओड है वो क्या करती है, इट कन्वेज, क्या कन्वे करती है ये, एक्सल्टेड ना, एक्सल्टेड एंड इंस्पायर्ड, ओके, एक्सल्टेड एंड इंस्पायर्ड इमोशंस, क्लियर। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड्स जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात इसी में और हम जोड़ सकते हैं कि द बेस्ट odes in English literature were written during the Romantic period। है ना। तो जो इंग्लिश का जो रोमांटिक पीरियड है, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हमें ओड्स जो हैं वी फाइंड फैंटास्टिक ओड्स, बेस्ट ओड्स ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, है ना। किड्स की ओड्स आपने पढ़ी है, शेली को पढ़ा है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, कॉलेज भी हैं, तो दे हैव रिटन वंडरफुल ओड्स। सो इन दिस वे ये तो हुई ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से हमें लर्न कर लेना है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ध्यान रखिए कि ओड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, किसी न किसी को प्रेज करती है वो। जैसे हम शैली का स्काईलार्क पढ़ा है, ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ा है ना। किड्स की बहुत सारी ओड है, ओड टू ए नाइटिंगेल है जो किड्स ने लिखी है। तो इस तरह से देयर आर अ नंबर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और वो सब का सब क्या करती हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, ओके। इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि इनका जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑलवेज द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए इट इज ऑलवेज वेरी इलैबोरेटेड, ठीक है ना। इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा कैसा है, वेरी एलेबोरेट स्ट्रक्चर रखती हैं ये, ठीक है। और इसके साथ क्या है कि स्टाइल, इनका जो स्टाइल है इज एलिवेटेड ना, एलिवेटेड स्टाइल होता है, ये है एलिवेटेड स्टाइल।
So you have to remember all these points. कभी कभी इनमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, वो लिख के ऊपर दे देता है आपको क्वेश्चन में कि which one is not the characteristic of oat, या वो ये भी कह सकता है कि which one is the characteristic of oat. So we have to find out कि कौन कौन सी characteristics हैं जो oat में होती हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ oat. Kinds of oat. No, Shekhar, that is not kind of oat. You can say those are the parts of Pindaric oat. अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक, ओट एक्सेट्रा, अभी बात करते हैं उस पे। तो काइंड्स ऑफ ओट की जब हम बात करते हैं तो मैंने पढ़ा और मैं जब पढ़ता हूँ तो बहुत सारे काइंड्स मुझे मिलते हैं, लेकिन अगर हम देखें लिटरली तो तीन ही तरह की ओट हमें पढ़ने को मिलती है। There are three kinds of oat. Number one is it is Pindaric oat. Number two is Horatian oat, and number three is irregular oat. Okay, guys. So there are three kinds of oat. One is Pindaric, second is Horatian, and third is irregular. As you know, who is known as the inventor of oat? Pindar. कहाँ पैदा हुए थे ये? ग्रीस में, ठीक है ना। He was a Greek poet, and जो इनका स्टाइल था, पिंडार का स्टाइल था, ठीक है, यानी क्या स्टाइल था इनका? थ्री सेक्शंस होते थे, उसके थ्री पार्ट होते थे इनके पिंडारिक ओट के। नंबर वन स्ट्रोफ, एक पार्ट इनका स्ट्रोफ होता था, दूसरा एंटी स्ट्रोफ, एंड थर्ड वन इज एपोट। ठीक है स्टूडेंट्स जी, बिल्कुल बिल्कुल रजनी, ये पिंडारिक ओट के पार्ट्स हैं, काइंड्स ऑफ ओट नहीं है। ओके, काइंड्स ऑफ ओट क्या होंगे? वन इज पिंडारिक ओट, सेकंड इज होरेशियन ओट, एंड थर्ड इज इर्रेगुलर ओट। कुछ लोगों ने इर्रेगुलर ओट में जाके इंग्लिश लिटरेचर में किट्सियन ओट की भी बात की है, या काउलियन ओट भी कहते हैं, वो अब्राहम काउले की जो ओट थी उनको लेकर है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ पिंडारिक ओट। जो ओट थी जिसको पिंडार गाते थे या पिंडार लिखते थे, तो उसमें क्या करते थे वो कि उन्होंने उसके तीन पार्ट्स किए। एक स्ट्रोफ कहलाता था, पहला जो भाग था, दूसरा जो भाग था वो एंटी स्ट्रोफ था, और तीसरा जो भाग है वो कहलाता है एपोट। ओके, तो स्ट्रोफ में क्या होता था? इसमें जो कोरस होता था, क्या करता था वो? मूविंग टू लेफ्ट। इसमें जो कोरस होता था वो क्या करता था? डांस करते हुए आते थे वो। तो टू बी संग बाय द कोरस मूविंग टू लेफ्ट। कौन गाता था? कोरस गाता था। कैसे गाता था? वो स्टेज पे चूंकि परफॉर्मेंस होता था तो वो मूविंग टू लेफ्ट, अपना गाते हुए लेफ्ट की तरफ जाते थे, और कैसे? डांस के साथ, अकम्पेनीड विद डांस। एंटी स्ट्रोक में क्या होता था? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता था। क्या होता था? टू बी sung by the chorus, okay, moving to right, ठीक है ना? Moving to the left and moving to the right. Okay guys, अब ये जो थर्ड पार्ट था एपोट, इसमें क्या होता था कि एपोट में सीधे
ठीक, क्या होता था, वो बाद में एक तरफ से उधर से आए, एक तरफ से इधर से आए और बाद में बीच में खड़े हो गए। तो इस तरह से पिंडारिक कोड के 3 पार्ट किए गए, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोर्ट। ओके, स्ट्रोफ में क्या है, टू बी सung बाय द कोरस मूविंग टू द लेफ्ट। एंटी स्ट्रोफ में जस्ट अपोजिट एंटी है ये, तो टू बी सung बाय द कोरस मूविंग टू द राइट। एंड एपोर्ट में क्या होता था, टू बी सung बाय द कोरस स्टैंडिंग स्टिल। हाँ, इधर से आए उधर से आए, उसके बाद बीच में खड़े होकर उन्होंने उसको परफॉर्म किया, गाया। तो इन दिस वे ये होती थी पिंडारी कोड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, पिंडारी कोड क्या है? पिंडार के नाम से बनी है, 3 पार्ट्स होंगे इसके, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एपोर्ट। इस पे क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो होरेशियन नोट की करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, होरेशियन नोट क्या है? अब हम बात कर रहे हैं होरेशियन नोट की। तो होरेशियन नोट में क्या है कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो एक रोमन पोएट थे जिनका नाम था होरेस। ठीक है ना, तो एक रोमन पोएट थे जिनका नाम था होरेस और उनके नाम से इस पोएम का नाम, इस कोड का नाम पड़ा होरेशियन। इसको कई बार डोरियन नोट भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका, होरेशियन नोट को डोरियन नोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या था, देखिए जो पिंडारी कोड में हो रहा था वो स्टेज परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन जब होरेस का टाइम आया एंड ही स्टार्टेड टू राइट कोड, तो क्या किया उसने, उसकी जो थी दे वर मीन फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट देन स्टेज परफॉर्मेंस। क्या था यहां पे, पर्सनल एंजॉयमेंट। यहां क्या था, स्टेज परफॉर्मेंस ना, दैट इज व्हाई हमें स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक और एपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहां क्या था, पर्सनल एंजॉयमेंट। तो होरेशियन नोट में हमें क्या मिलता है, पर्सनल एंजॉयमेंट, और यहां पिंडारी कोड में क्या मिलता है, स्टेज परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों पोएम की बात करें कि अगर इन दोनों कोड में यानी पिंडारी स्टाइल में और होरेशियन स्टाइल में क्या सिमिलरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे, तो एक चीज है, इनकी स्टैंजा फॉर्म हम देखते हैं। तो स्टैंजा फॉर्म जो है, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो क्या है, क्वार्टेन स्टैंजा। यानी दोनों के, पिंडारिक के और होरेशियन के, दोनों में कैसे स्टैंजास मिलते हैं हमको, क्वार्टेन स्टैंजा। यानी आप जानते हैं 4 लाइंस, है ना, 4 लाइंस का जो स्टैंजा है वो क्वार्टेन स्टैंजा कहलाता है। ये दोनों में कॉमन था, यानी पिंडारिक कोड में भी और होरेशियन कोड में। लेकिन जो पिंडारिक कोड का सब्जेक्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वार्टेन स्टैंजा है ये क्या है, कॉमन, यानी दोनों में कॉमन था, कॉमन क्वार्टेन स्टैंजा इसमें यूज होते थे। ठीक है, 4 लाइंस। लेकिन जो सब्जेक्ट था, अगर हम इसकी सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट मैटर की बात करें, यानी थीम की अगर हम बात करें, तो क्या होता था कि जो पिंडारी कोड है, ओके स्टूडेंट्स, जो पिंडारी कोड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, किस लिए लिखी जाती थी पिंडार में, किस लिए लिखा पिंडारी कोड को, किस लिए लिखी जाती थी कि वहां जो गॉड्स थे, है ना, या ऐसे इवेंट्स थे, ठीक है, उन सबको सेलिब्रेट किया जाता था इसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो था पिंडारी कोड का क्या था, द सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स और इवेंट्स, और जो वॉरियर थे उनके जो इवेंट्स थे, उनकी जो विक्ट्रीज थी, उन सबको इसमें सेलिब्रेट किया जाता था, किसमें, पिंडारी कोड में। लेकिन जब हम आते हैं होरेशियन कोड में, तो ये क्या होती है, पर्सनल हो जाती है नेचर में। जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ क्या है, स्टेज परफॉर्मेंस है, सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये कैसी हो जाती है, पर्सनल सब्जेक्ट पे हो जाती है। यानी
क्या होती है कि हमेशा आप देखेंगे कि जो होरेशियन कोड है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वो या तो किसी फ्रेंड को एड्रेस करती है या फिर यानी उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो फ्रेंडशिप है या लव। सो गाइस, नाउ वी टॉक अबाउट शॉर्ट लाइंस। शॉर्ट लाइंस, ओके। शॉर्ट लाइंस का क्या फंडा है कि पिंडारिक कोड और होरेशियन कोड में दोनों में क्या होता था कि शॉर्ट लाइंस होती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पिंडारिक कोड में जो शॉर्ट लाइन है, पिंडारिक कोड की जो फोर्थ लाइन इज शॉर्ट, ठीक है, और होरेशियन कोड की जो थर्ड लाइन है वो शॉर्ट होगी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, पिंडारिक कोड एंड होरेशियन कोड। सब्जेक्ट में डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। पिंडारिक कोड का जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरली द सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स और इवेंट्स और वॉरियर्स, ठीक है। इस तरह के जो बहुत सारे वार होते थे, युद्ध होते थे, उनका सेलिब्रेशन होता था वो, इसी दैट इज व्हाई पिंडार के जो पोएम्स हैं उनको ओड को विक्ट्री ओड भी कहा गया। लेकिन होरेशियन की ओड में क्या हुआ, जो सब्जेक्ट मैटर था वो बिकेम पर्सनल। अब वहां पे फ्रेंड्स की बात होने लगी, लव की बात होने लगी, ठीक है। तो होरेशियन ओड्स आर जनरली एड्रेस्ड टू फ्रेंड्स or to such type of subjects as friendship, love, etc. Now the third kind is there, irregular ode. irregular ode start होती है इंग्लिश पोएट के साथ इन 17th century। जो इंग्लिश पोएट्स थे they started irregular ode in 17th century, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पिंडारिक कोड का स्ट्रक्चर था या जो होरेशियन कोड का स्ट्रक्चर था उन दोनों को छोड़ दिया, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर कोड। अब अगर हम बात करें ओड्स की इंग्लिश लिटरेचर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के अगर हम कोड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं, इरेज इट, क्यों शशि, एज कर दूं इसको, डन नाउ, एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड, ओके ओके, लिख लो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओड इन इंग्लिश लिटरेचर। सो जब हम ओड्स की बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो फौरन दो नाम हमारे दिमाग में आते हैं और उनको हमें याद भी कर लेना है और याद रखना भी है, वो इंपॉर्टेंट भी है और पूछे भी जाते हैं। एक क्या है, एपिथैलामियम, ओके गाइस, सॉरी, और दूसरा क्या है, प्रोथैलामियम, ठीक है। ये दो एपिक है इंग्लिश लिटरेचर की और इनमें ये माना जाता है द अर्लीस्ट, सॉरी एपिक बोल गया मैं, ओड, अर्लीस्ट ओड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या था तुम इनको लिखा था, ठीक है, किसने, एडमंड स्पेंसर ने। These were written by Edmund Spencer. One is epithalamium and second is prothalamium, and these are regarded as the earliest odes of English literature, and these two were written by Edmund Spencer. इन दोनों को एडमंड स्पेंसर ने लिखा था और ये कैसी थी, किस कैटेगरी में आती हैं, ये इरेगुलर ओड की कैटेगरी में आती है। ये भी आप इसके साथ नोट कर सकते हैं, कैसी ओड्स है ये, इरेगुलर ओड्स, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इरेगुलर ओड है, जो स्टाइल है वो इरेगुलर ओड्स का है,
एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। द अर्लीस्ट कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनका नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वन इज एपिथैलेमियम एंड सेकंड इज प्रोथैलेमियम। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे इंग्लिश लिटरेचर में कुछ हम और देखते हैं, कुछ और कोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, कुछ पिंडारिक कोर्स की बात करते हैं हम, यानी जो पिंडारिक पैटर्न पे लिखी गई, ठीक है। तो एक पोएम बहुत फेमस है थॉमस ग्रे की, एंड दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखी तो बहुत सारी कोर्स हैं गई हैं, लेकिन मैं वो आपके लिए ढूंढ के लाया हूं जो एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, इसलिए मैं इन पे बात कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप इनको नोट कर लें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड इट वाज रिटन बाय थॉमस ग्रे। यस, ही इज द सेम मैन। यस यस यस, एलिगेटेड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यू नो। इन्होंने एक एलिगी लिखी दैट वाज एलिगेटेड इन ए कंट्री चर्चयार्ड एंड इट वाज वेरी फेमस। तो इनकी दो तीन पोएम है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है, द बार्ड है, ठीक है ना, एंड एक और है इनकी पोएम ओड टू स्प्रिंग। और ये तीनों किसने लिखी? थॉमस ग्रे, ठीक है ना। और कैसी है ये? पिंडारिक कोड को इन्होंने फॉलो किया और पिंडारिक कोड इन्होंने लिखी। तो थॉमस ग्रे की ये तीन पोएम्स हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और वो क्या है? एक पोएम और है, मैं नाम लिखना चाहता हूं उसका, ओड ऑन इंटीमेशन एंड इमॉर्टैलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओड्स ऑन इंटीमेशन एंड इंटीमेशंस, सॉरी, ओड ऑन इंटीमेशंस एंड इमॉर्टैलिटी, ओके, फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, ये ओड है, किसकी ओड है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ की, ऑफ कोर्स। ठीक है, कितना भी लिखा मिल जाता है कि ओड ऑन इंटीमेशन एंड इंटीमेशन एंड इमॉर्टैलिटी। और कभी-कभी पूरी पोएम का भी नाम दिया होता है, जो पूरा नाम क्या था? ओड ऑन इंटीमेशन एंड इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, कैसा पूरा नाम? फ्रॉम recollection of early childhood। ठीक है ना, ओड ऑन इंटीमेशंस एंड इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दिस वाज वेरी फेमस ओड बाय वर्ड्सवर्थ। और इन्हीं की एक पोएम है दैट इज ओड टू ड्यूटी। ठीक है ना, दोनों पोएम किसकी है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन कौन सी हैं? ओड ऑन इंटीमेशंस एंड इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एंड दूसरी है ओड टू ड्यूटी। और ये किसका एग्जांपल है? ये सारे के सारे जो 5 कोड्स आई हैव रिटन हियर, ऑल द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिंडारिक कोड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स होरेशियन ओड की। तो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ कोड्स होरेशियन यानी होरेशियन मॉडल से लिखी गई हैं, होरेस को फॉलो करके लिखी गई हैं, और उनमें जो सबसे फेमस है वो है ओड टू सॉलिट्यूड, सॉरी, ओड ऑन सॉलिट्यूड। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पोप। यस यस यस, गायत्री सेम वही है जिन्होंने रेप ऑफ द डॉग लिखी। एब्सोल्युटली ठीक है। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड किसका एग्जांपल है? होरेशियन ओड का। और एक और पोएट हुए जिनको आप जानती हैं,
बहुत अच्छी तरह से आप सब लोग जानते हैं, ओड टू ऑटम लिखी इन्होंने। यस बिल्कुल, अरे इस तरह पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ओड टू ऑटम किसने लिखी? जॉन कीट्स ने। ओके, तो जॉन कीट्स मोस्टली इन्होंने रेगुलर ओड ही लिखी है, लेकिन ये जो इनकी पोएम है ओड टू ऑटम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरेस हेरोल्ड। ओके, नाउ अब हम कुछ रेगुलर ओड देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं रेगुलर ओड्स की, तो सबसे पहले तो कीट्स की ही बहुत सारी ओड है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो द फर्स्ट नेम व्हिच स्ट्राइक्स आवर माइंड इज जॉन कीट्स। ओके, और उनकी एक पोएम है ओड टू द नाइटिंगेल। Okay, ode to the nightingale. This is ode to a nightingale. Sorry, this is a very famous poem by John Keats, and it is the best example of irregular odes. बहुत सारी हैं उनकी, ode to a nightingale है, ode on a Grecian arm है, ठीक है ना, ode on a Grecian arm, ये जॉन कीट्स की हैं, और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फेमस ओड्स, द एग्जांपल ऑफ रेगुलर ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और इस तरह शेली की है, आप नाम सुना है तो ओड टू द वेस्ट विंड ना, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर ओड। किसने लिखी है? पीवी शेली। ठीक है ना, तो ओड टू द वेस्ट विंड भी एक अच्छा एग्जांपल है इरेगुलर ओड का। तो इस तरह से इरेगुलर ओड बहुत ज्यादा लिखी गई ओड्स कहां? रोमांटिक एज में मिलती हैं, और ओड्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को ही गोल्डन पीरियड माना जाता है ओड का। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ओड्स में इतना ही। अब देखते हैं अगली क्लास में हम अगली लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग मेरा वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट,